देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम बेसिकली क्या होता है एक्चुअली ये समझने की कोशिश करते हैं। रिटर्न मतलब क्या होता है कि जो भी आप करते हैं उसका आउटकम क्या निकलता है, उसे को रिटर्न बोलते हैं हम लोग एक तरह से। जैसे आप एग्जामिनेशन देते हैं, आप सब कुछ जान गए लेकिन बिना एग्जाम दिए, बिना रिजल्ट उसको लिए आप नहीं कह सकते कि आपको कोई सर्टिफाई किया है। जैसे मैट्रिक हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस हुआ, इन सब का रिटर्न क्या होता है? एक मार्कशीट एंड द पासिंग सर्टिफिकेट विच विल सर्टिफाई कि आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया। अब इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स हम लोग रिटर्न किसको बोलेंगे? तो भाई यहाँ पर इनकम कमाना, उस पर डिडक्शन क्लेम करना, उस पर टैक्स पेमेंट करना, ये सब आपने किया है या नहीं किया है, इस चीज को गवर्नमेंट जानना चाहती है। और इसको जानने के लिए वो कहती है कि आपने प्रीवियस ईयर में जितना कमाया उस पे जो भी आपने टैक्स कैलकुलेट करके पे किया, डिडक्शन क्लेम किया, आपने एडवांस टैक्स कुछ दिया है या आपका टीडीएस कुछ कटा है, ये सब बात आप कर रहे हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे? गवर्नमेंट बोलती है हम कैसे जानेंगे? तो बोला इसके लिए आप ऐसा कीजिए, आपने सब किया, अब एक काम और कीजिए कि आप इन सारी बातों को डिक्लेयर कीजिए। आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म बताया जाएगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देगी। उस फॉर्म में कुछ नहीं, केवल जो जो आपने किया सभी कुछ है, आप खाली उसको भर दीजिए, फिल करके जमा कर दीजिए। ठीक? बहुत लोग बोलते हैं भाई फिलिंग करेंगे, लाइन पे लगेंगे, ये है। तो अब गवर्नमेंट ने ई फाइलिंग का कॉन्सेप्ट भी लिया है कि आप जहां पर है भाई आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको हर सुविधा देंगे, खाली आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं कि आप खाली अपना कमाया हुआ जितना भी धन है उसको प्रॉपर्ली डिक्लेयर कीजिए। जो डिडक्शन आपने लिया है जेन्युइनली आपने लिया ही होगा, टैक्स कैलकुलेट किया, पे किया, व्हाटएवर इट इज, आप सब चीज को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो हम बताएंगे, हम मतलब गवर्नमेंट बोलती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू आपको हम बताएंगे, उस चीज को आप भर के जमा कर दीजिए। और बहुत सिंपल हो गया, गवर्नमेंट का साइट है www.incometaxindia.gov.in का साइट है, उसमें जाकर आपको सारे तमाम रिटर्न्स और उसके संबंधी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो जो जानने के इच्छुक है वो वहां पर भी जानकर देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्म है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, वो आप कर सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है? केवल अवेयरनेस को बढ़ाना है। जो प्रोविजंस बता रहा है सरकार कि कब कोई रिटर्न फाइल करने के लिए जरूर एंटाइटल्ड होता है, और क्या केवल इनकम कमाने पर ही हमको रिटर्न फाइल करना है या खर्च करने पर भी, एक्सपेंडिचर करने पर भी हम रिटर्न फाइल करने के लायबल होंगे, इन सब चीजों का ताना बाना इसी प्रोविजंस में बताया गया है। जो इनकम टैक्स का सेक्शन 139 से लेकर 140 में बताया गया कि रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कब कब होता है, कैसे होता है, उसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। बिकॉज we are professionals and we must be well aware about the provisions and information that is provided in the law. ठीक है, हम लोग लेमैन नहीं है, हम लोग लेमैन को रास्ता दिखाने वाले लोग बन रहे हैं। नाउ इन बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला चीज जो दिमाग में किसी के भी आएगा, आपसे भी पूछेगा कि भाई रिटर्न ऑफ इनकम जो आप कहते हैं, कोई पूछा आपसे रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, तो जो मैंने अभी आपको बात बताई उसी को आप लैंग्वेज में बता सकते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, व्हाटएवर लैंग्वेज, कि भाई इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द इनकम अर्न, डिडक्शन क्लेम, टैक्स पेड बाय अ पर्सन और यू कैन से बाय एन एसएससी, ठीक है, इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट। मतलब यह एक घोषणा पत्र है जिसमें कि एक व्यक्ति अपने द्वारा कमाया गया धन, उस पर जो भी कटौतियां वो प्राप्त किया है उसका ब्यौरा, और जो भी टैक्सेस उसने जमा किए हैं, इन सारे चीज का घोषणा वो एक पत्र में जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है उसमें करना होता है, और वो भी एक निश्चित तारीख तक।
इस तरह का जब व्यवस्था जहां पर होगा उसी को हम लोग रिटर्न ऑफ इनकम का नाम देते हैं। क्लियर है बात? नाउ इस चीज का प्रोविजंस को समझने के लिए आपको सेक्शन 139 से 140 का प्रोविजंस को जानना होगा। नाउ हमने पहले क्या किया है कि 139 से 140 तक जो भी हमें पढ़ना है उन सारे प्रोविजंस का सेक्शन के साथ नाम लिखा है, क्योंकि लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है याद करने के लिए, समझना तो है ही, याद भी करना है कि कल को जब हम किसी को बताएंगे तो हर चीज टेक्स्ट हमको याद रहे तुरंत में, ऐसा नहीं, लेकिन आपको सेक्शन और उसका हेडलाइन याद रहेगा तो आप उसको आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, और आपका कद और वैल्यू भी बढ़ेगा कि आप जब सेक्शन के साथ कोई चीज को कोट करेंगे, चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर्स की बात हो या जब क्लाइंट को डील कर रहे होंगे उस समय भी जब आप सेक्शन के साथ वो समझाइएगा तब वो समझेगा कि नहीं, यू आर अ लर्नेड पर्सन, आपको लॉ का ज्ञान है। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये एक लिस्ट तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले 139 से हम शुरू करते हैं। 139 एक सेक्शन तो है, लेकिन उसमें कई सब सेक्शंस हैं। जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं तो ये सेक्शन हुआ और इसके बगल में जो ब्रैकेट में लिखते हैं इसको सब सेक्शन कहते हैं, मतलब इसका विस्तार हुआ। और भी विस्तार जब करने की बात आएगी उसको क्लॉज कहते हैं। तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, मतलब जितना अंदर डिस्क्राइब करना चाहता है लॉ मेकर्स उसको वो एलाबोरेट करते जाता है ताकि क्लियरिटी आपको मिल सके। क्लियर? तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 सिंपली कहता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कि हु आर लायबल टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, जिसको हम लोग समझेंगे ना, कंपल्सरीली और वॉलंटरी दोनों चीज समझेंगे। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 है ना, तो आपको 2 कहां गया? आया होगा 2, लेकिन उसका यूज खत्म हो गया इसलिए उसको रिवोक कर लिया गया, हटा दिया गया, है ना। तो जो हट गया उसके लिए चिंता नहीं करेंगे, जो है केवल उसी का चिंता करेंगे। ठीक है राजकुमार? नाउ आपका क्वेश्चन आता है, उसके पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे कि 139 सबसेक्शन 3 देखिए जो बोलता है वो बात समझने का है, रिटर्न ऑफ लॉस। जैसे आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं तो अगर आपको लॉसेस हुआ है तो भी आपको फाइल करना होगा। बोला ऐसा क्यों? नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई बात मत, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन कल के दिन हम लोग जो पढ़े थे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कुछ कैरी फॉरवर्ड करते लॉसेस को, कैपिटल लॉस, बिजनेस लॉस, वो हम कैरी नहीं कर पाएंगे, उसका बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे अगर ये रिटर्न ऑफ लॉस हम फाइल नहीं करते। 139 सबसेक्शन 3 में इसके बारे में बताया गया। 139 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर आप ड्यू डेट में रिटर्न फाइल करने से चूक जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आप ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और इस तरह का रिटर्न को हम लोग बोलेंगे बिलेटेड रिटर्न। जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे छूट गया किसी का, ओहो फॉरगॉटन, लेकिन जब देख सबको पार्टी मिल रहा है, साथ में जा रहा है, ओ हम तो बोलेंगे थे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलकर पार्टी में शामिल हो गए, है ना। तो कहने का मतलब है बिलेटेड मतलब आफ्टर द डेट। तो वैसे ही रिटर्न ऑफ इनकम भी आप ड्यू डेट के बाद भी फाइल कर सकते हैं। तो कब तक कर सकते हैं, क्या प्रोविजन है, इसके लिए आपको बंधे रहना पड़ेगा हम लोग के साथ। नेक्स्ट इज 139 सबसेक्शन 5, गलती करना हम लोग का फितरत हो सकता है। अरे कोई भी काम करने गए, है ना, उसमें कुछ ना कुछ गलती कर दी, तो उस केस में क्या करेंगे? गलती को छोड़ देंगे? नहीं, गलती अगर समझ में आ गया तो समय रहते उसको सुधारेंगे और सुधार करके दाखिल करेंगे। उसी के लिए रिवाइज्ड रिटर्न का बात किया गया है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई हमसे चूक हो जाती है तो उसको हम वापस से रिवाइज कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो योगेश के मन में आ रहा है कब तक डालेंगे, बने रहिए, ठीक है। सब खाली लोग अभी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। 139(9) में कहता है डिफेक्टिव रिटर्न। अगर कोई आदमी गलती किया, या तो उसको मालूम ही नहीं पड़ा या मालूम पड़ने के बाद भी वो कुछ नहीं करना चाहा, तो उस तरह का रिटर्न जो आपने फाइल किया है वो कहलाएगा डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न, उसके बारे में क्या प्रोविजन कहता है ये समझेंगे हम लोग बाद में। अब यहाँ पर देखिए 139A
कहता है पैन के बारे में, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये। जैसे ये आईडी कार्ड के बगैर आपको कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मिलता है, वैसे ही आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं होगा या पैन नंबर नहीं होगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से वंचित हो जाएंगे। ठीक, नाउ पैन के साथ साथ इसका प्रोविजंस देखेंगे, अभी तो खाली नाम से ही हम लोग परिचय करा रहे हैं। उसके बाद है आधार। आजकल पैन आपके पास रहे तो अच्छी बात, रहना ही है, लेकिन लोग बोलते हैं मेरे पास पैन कार्ड नहीं, लेकिन आधार कार्ड सभी के पास है। तो पहले तो आधार को कोट करना मैंडेटरी किया, और विगत के वर्षों में सरकार ने ऐसा किया है कि आप आधार के द्वारा भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं प्रोविजनली, लेकिन आपको पैन तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, तो कोटिंग ऑफ आधार है ना इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस एक्ट, और इसमें 139AA इसको बताया है। जैसे नेक्स्ट है 139B कहता है कि हमारा देश काफी बड़ा है, हर लोग इनकम टैक्स के बारे में जानेगा जरूरी नहीं है, और जानना भी नहीं चाहिए। सब जान जाएगा तो हम लोग का क्या होगा। तो बात यह है, कहने का मतलब है वो जाने, कमाए, सब कुछ करे, लेकिन अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करना जानते हैं, कुछ नहीं, तो जो भी ग्रेजुएट पास लोग रहते हैं उनका एक तरह का एग्जामिनेशन कराती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनको एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का सर्टिफिकेट देती है, और कहती है कि हे युवाओं और जो भी लोग हो जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है, वो घर घर जाओ, गांव गांव जाओ, शहर जाओ, हर लोगों के पास जाओ जो धन कमाते हैं लेकिन रिटर्न नहीं भरते हैं, और ये बताते हैं हमको रिटर्न भरना आता ही नहीं है, हम कैसे भरेंगे, हम जानते ही नहीं है। इस तरह का कोई भी अगर एक्सक्यूजेस देता है तो बोलो कि आपको कुछ नहीं जानना है, हम आपका रिटर्न भर देंगे। वो डरेगा या डरेगी कि नहीं 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 रिटर्न नहीं भराना है हमको, झूठ मूठ का पैसा लोगे फिर भर दोगे, पैसा मांगोगे फिर नहीं, 1 रुपया भी लेना नहीं है उनसे। ठीक है, केवल मान लीजिए इनका इच्छा था कि हम रिटर्न भरे, इनकम डिक्लेयर करें, लेकिन उनको डर था, पहली बात तो आता नहीं था, है ना, आता नहीं था, डर भी था कि किसी को बोलेंगे तो पैसा मांगेगा। इस तरह का चीज को दूर करने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है, जहां पर रोजगार भी मिलेगा। जैसे एजेंट होता है ना, वैसे रोजगार भी मिलेगा युवाओं को, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और वो इस तरह के लोगों के पास जाएंगे और उनका साथ देते हुए रिटर्न फाइल करेंगे, और 1 रुपया भी चार्ज नहीं करेंगे। तो बोला ये वेलफेयर क्यों करेंगे? वेलफेयर नहीं है, जो वो भर के जमा करवा दिए उसमें अपना कोड डालेंगे, और सरकार उनको एक कुछ बेसिक अमाउंट जैसे 200-250 रुपया पर रिटर्न देगी, वो उनके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जिसका रिटर्न भर रहे हैं उनसे वो रुपया नहीं लेगा। इस प्रकार का स्कीम के थ्रू को रिटर्न फाइल करता है तो उसको हम लोग टीआरपी कहते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। इसके अलावा 139 4A 4B 4C ये सबसेक्शंस है। 4A 4B 4C 4D 4E 4F इसमें अलग अलग और एसएससीज के लिए बोला गया रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म्स बनाया गया। जैसे कि सबसेक्शन 4A में चैरिटेबल ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना उसका फॉर्म है, 4B में पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, तो 4C में साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, तो 4D में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए रिटर्न किस प्रकार का होगा, तो 4E में इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का इनकम फाइल करने का, एंड 4F में इन्वेस्टमेंट फंड है ना, इनके लिए रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा इसका पूरा फॉर्मेट्स बताया गया है अलग से। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे वन बाय वन। इसके अलावा 139(8)A नया सेक्शन निकाला है जिसमें अपडेटेड रिटर्न, आपको समझ आई है, अपडेटेड रिटर्न कैसे को रिटर्न को अपडेट करना है वो बताया गया है। और आखिरी इस सेक्शन इस टॉपिक में है 140 जिसमें बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न, मतलब कोई रिटर्न भर दिया तो आपको उसको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने का आजकल पहले था सिग्नेचर करने वाला बात, अब क्या होता है आपका आधार ओटीपी के द्वारा इसका वेरिफिकेशन हो जाता है और आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल अगर आप फाइल करते हैं तो सिग्नेचर करना होता है। तो साइन जब जैसे आपके भी आप तो हम भी भर सकते हैं कोई भी फॉर्म, लेकिन कैसे माना जाएगा कि आपने भरा है, तो आपको अपना कंसेंट देना है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द सिग्नेचर। तो कोई इंडिविजुअल है
तो इंडिविजुअल खुद साइन करेगा। एचयूएफ अगर है तो उसका कर्ता साइन करता है, मतलब वेरीफाई करता है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जो मैनेजिंग पार्टनर है वो वेरीफाई करेगा। कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करेगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई एसएससी है तो ऑथराइज्ड कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका, वो उसको वेरीफाई कर सकता है, मतलब साइन करके दे सकता है। ये सारी बातें जो हमने बताई आपको ब्रीफ में रिटर्न ऑफ इनकम के लिए, इसको पार्ट बाय पार्ट हर एक सेक्शंस को हम लोग डील करेंगे। कंप्लीटली थ्योरेटिकल प्रोविजंस है लेकिन मैंडेटरी है, ताकि जानना है प्रोसीड्यूरल एक्टिविटीज है ना, आपको जानना ही पड़ेगा। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएगा, लॉजिकल क्वेश्चंस आपको आ सकता है। ड्यू डेट कब तक फाइल करना चाहिए, कौन से फॉर्म में करना चाहिए, है ना, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है एंड सो, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट